कक्षा 8वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे जो है अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए फटाफट से। और आपका जो है आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 6। ठीक है बच्चों, तो ये निकाल लीजिए अध्याय 6 आपका। क्या है हमारे अध्याय का नाम? सभी बच्चे देखिए फटाफट से, क्या लिखा हुआ है जी? भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए। तो आप सभी को पता है बच्चों, डाकिया क्या होता है? डाकिया किसको कहते हैं हम? जो कि एक जगह से दूसरी जगह हमारी चिट्ठियों को पहुंचाता है ना, हम उससे डाकिया कहते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, हमारे अध्याय में बोला गया है कि भगवान के डाकिए, यानी कि जो भगवान की ओर से डाकिया है, भगवान की ओर से पोस्टमैन है, वो कौन है, किसके बारे में इसमें बात हुई है, वो हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस कविता में, इस लेख में। और इसे लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि किसने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये जो है लिखा है। अब इसमें क्या है, चलिए हम पढ़ के देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी आप देखिए बच्चों, पक्षी और जो बादल है, क्या आप उनको कभी आपने देखा है कि वो एक ही जगह पर रहते हैं? वो जिस जगह पर है वहीं पर उनको रहना ही पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकते, ऐसा कभी होता है? नहीं होता ना। पक्षी उड़कर कई बार जो है दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। और कई पक्षी ऐसे हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, और हमारे देश के कई पक्षी ऐसे हैं जो दूसरे देश में जाते हैं। अब ठीक है, मौसम के हिसाब से आते हैं, मौसम की वजह से मौसम के बदलाव की वजह से ऐसा करते हैं, बहुत सारे उसके जो है कारण होते हैं। लेकिन जो भी है ऐसा ही होता है ना कि उन पर कोई रोक टोक नहीं होती। आप किसी पक्षी को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कबूतर तू जो है सिर्फ भारत में ही रहेगा, तू यहाँ से दूसरे देश में उड़कर नहीं जा सकता, या तू भारत के पास जो देश पड़ता है वहाँ नहीं जा सकता, या किसी भी और देश में नहीं जा सकता। अगर उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो उड़कर दूसरे देश में पहुँच सके तो वो जाएगा, अगर उसका मन होगा वो जाएगा। आप उसको नहीं रोक सकते है ना। और ना ही आप किसी बादल को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी बालकनी में खड़े होकर आपने ज़रूर देखा होगा आसमान की तरफ कि बादल जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो बादल जो होते हैं, आपने देखा है ना कि बादल अगर हवा चल रही है या नहीं, क्योंकि हवा तो हमारी पर्यावरण में हर समय मौजूद होती है, कभी तेज़, कभी हल्की और कभी बहुत हल्की। लेकिन हवा जो है हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में हर वक्त होती है। तभी तो हमें कहते हैं ना कि साफ हवा, स्वच्छ हवा जाकर हमें सुबह जो है लेनी चाहिए पार्क वगैरह में जाकर। तो ये जो है ये हवा चाहे हल्की सी हो, कैसी भी हो, बादल को जो है उड़ाती हुई चलती है आगे की ओर। वो बादल जितना हल्का होगा वो उतना ज़्यादा जो है तेज़ी से उड़ेगा आगे की तरफ। तो आपने ये देखा होगा कि बादल जो है वो भी हवा के साथ यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। कभी भी आप खड़े होकर देखिएगा, आपने देखा भी होगा कि जब आप देखते हैं बादल की तरफ तो वो अगर आप बिल्कुल आकर आपके सामने आपको दिख रहा है, थोड़ी देर बाद वो जो है आगे की ओर चला जाता है। और कई बार तो अगर तेज हवा चल रही होती है तो वो हमारी आंखों से ओझल भी हो जाता है, यानी कि गायब भी हो जाता है, कहीं और ही पहुंच जाता है। तो इसीलिए जो बादल और पक्षी हैं बच्चों, उनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और उनके ऊपर कोई किसी तरह का बंधन नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि ये भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के जो है पोस्टमैन है, क्योंकि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और जो है हमें इन्हें बताना नहीं पड़ता कि आपको जाना है, हम नहीं इनको बताते। तो इसीलिए ये भगवान के डाकिए हैं। और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने ही देश में नहीं, अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी जाते हैं, और दूसरे देश के हमारे देश में भी आते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, आगे देखिए। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं, ठीक है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि अब
ये भगवान के डाकिए हैं। कौन? पक्षी और बादल। अब डाकिए हैं तो चिट्ठी लाने का काम ही करेंगे ना, क्योंकि पोस्टमैन का यही काम होता है, डाकिए का यही काम होता है। तो अब वो चिट्ठी लेकर आए, लेकिन उनकी जो चिट्ठियां हैं वो हम जैसे चिट्ठियां लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, हम जैसे लेटर लिखते हैं किसी कागज पर, उस तरीके से नहीं लिखते हैं। वो उनकी चिट्ठियां नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है उनका। इस चिट्ठियों का मतलब क्या होता है? चिट्ठी में होता क्या है बच्चों? चिट्ठी में होता है संदेश, है ना, हमारा मैसेज होता है चिट्ठी में। तो वो संदेश लेकर आते हैं, ठीक है। अब उसमें संदेश जरूरी नहीं है ना सिर्फ एक पन्ने पर लिखा हुआ ही हो। तो जो है इसमें क्या कहा गया है कि पक्षी और बादल संदेश लेकर आते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते, जिन चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते। कौन समझता है इन्हें? इन्हें समझते हैं पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ठीक है। और ये बाँचते हैं, यानी कि उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें स्वर पढ़ते हैं और जो है उनको समझ पाते हैं। तो जो है इन क्या होता है इसमें देखिए, अब जो दूसरे देश से जो पक्षी आते हैं हमारे देश में, अपने पंखों के माध्यम से जो है वहाँ की उस देश की हवा, उस देश की खुशबू लेकर हमारे देश में आते हैं। और ऐसे ही हमारे देश से अगर कोई पक्षी जो है दूसरे देश जा रहा है तो वो अपने पंखों के द्वारा जो है उन चीज़ों को लेते हुए जाता है जो उसके पंखों के साथ जुड़ जाती हैं, खुशबू, हवा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरीके से जो बादल है, अगर एक देश का बादल दूसरे देश में उड़कर आ गया है ना, जो कि किससे बनता है? भाप से बनता है। किससे बनता है? भाप से बनता है ना बादल। आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि भाप जो है क्या होती है? भाप जो पानी में से जो है उठती है। जब हम कोई चीज गर्म होती है, पानी जब गर्म होता है तो पानी गर्म होता है तो उसमें से एक धुआं सा उठता है ना, वो क्या होता है? उस धुएं में पानी होता है मौजूद। आप सभी को पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा, आप इतनी बड़ी क्लास में आपने जरूर पहले पढ़ा है इसके बारे में। तो भाप क्या होती है? जो वो पानी जब गर्म होता है तो गर्म होकर जो उसमें से धुआं सा उठता है, वो जो धुआं होता है वो क्या होती है? वो भाप होती है। और उसको हम भाप कहते हैं क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी भी मौजूद होता है उस धुएं में। और वही जो पानी है इकट्ठा होता है किसमें? बादल में जाकर। और फिर जब बादल पूरा भर जाता है, भारी हो जाता है, तो वो फूट जाता है और फिर पानी नीचे आ जाता है बारिश के रूप में, जिसको हम बारिश कहते हैं। तो अब क्या बोल रही थी मैं आपको कि अगर एक देश से हमारे देश में बादल आ गया, कोई है दूसरे देश का बादल हमारे देश में आ गया, या हमारे देश का बादल दूसरे देश में चला गया, तो अब क्या होगा कि उस देश की भाप, उस देश का पानी या हमारे देश का पानी दूसरे देश में गिरेगा। कैसे? बारिश के रूप में, जब वो फट जाएगा बादल। तो यानी जो ये बादल है एक देश से हमारे देश में या हमारे देश से दूसरे देश में जो है अपना पानी बरसा के जाते हैं। ये एक संदेश ही है ना हमारे लिए, क्या है? बारिश का संदेश। तो इस तरीके से पक्षी और बादल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है अपने संदेश को पहुंचाते हैं। और ये जो बादल में से पानी बरसता है और जो पक्षी चहचहाते हैं, क्या कहाँ करते हैं? ये सब हमारी प्रकृति में ही तो पड़ता है ना ये सब कुछ। पेड़ पौधों पर पानी पड़ता है, ठीक है, बारिश का, उससे जो है हरियाली जो है बढ़ती है। और इसके अलावा हमारे पहाड़ों पर जो पानी पड़ता है उससे कई जो है नदियों में पानी आता है। और जो है चिड़िया वगैरह जो है वो चहचहाती है, पेड़ पे अपना घोंसला बनाती हैं, वहाँ पर बैठती हैं। तो ये जो है ये सब प्रकृति से ही तो जुड़े होते हैं ना। तो इसलिए कहा गया है कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे और पानी, पहाड़, ये सब जो है ये इन पक्षियों की और बादलों की भाषा को समझते हैं। और ये जो कहना चाह रहे हैं इन्हें ये समझते हैं, इनकी चिट्ठियाँ, इनके संदेश को ये समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर जो है हमारे देश में दूसरे देश का संदेश लेकर आते हैं अपने द्वारा, अपने पंखों, पक्षी अपने पंखों के द्वारा और बादल अपने भाप वाले पानी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया ना कि हमारे लिए क्या संदेश आता है पक्षियों के द्वारा, या हमारे देश के लिए क्या संदेश आता है। तो मैंने आपको यही बताया था कि हम लोगों को समझ तो नहीं आ रहा ना कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, पक्षी या बादल क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम कुछ सोचेंगे तो, अगर कोई चीज़ हमारे सामने है और हम उस चीज़ को समझना चाह रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, तो हमारे मन में कोई ना कोई विचार तो उसके लिए ज़रूर आएगा, है ना। चाहे भले ही वो हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से सोचेंगे कि ये इसका मतलब ये हो सकता है। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या आंकते हैं, मतलब ये अंदाजा आंकना, यानी हम ये अंदाजा लगाते हैं, हम ये अनुमान लगाते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो है एक देश की धरती की सुगंध
दूसरे देश को जा रही है। ठीक है, कैसे? दूसरे कोई भी और जो देश है वो उसके वहां से जो पक्षी उड़कर आ रहे हैं तो वो वहां की सुगंध लेकर हमारे देश में आते हैं, या हमारे देश के पक्षी दूसरे देश में जो है सुगंध लेकर जाते हैं। कैसे? अपने पंखों के माध्यम से। अपने पंखों में वो वहां की हवा, और हवा में ही तो सुगंध होती है ना, सुगंध यानी कि जो है अच्छी खुशबू, महक, तो वो जो है वो उनके पंखों के द्वारा जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। तो ये इसमें बोला गया है कि ये हम ऐसा हम सोच सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। और आगे क्या है? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। ठीक है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चों कि किस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि पक्षी और बादल हमारे देश में दूसरे देश के अगर आ जाते हैं तो वो हमारे लिए या हमारी प्रकृति के लिए संदेश लेकर आते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो सुगंध के बारे में बताया, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि और वो किस तरीके से होता है ये भी मैंने आपको बताया। जैसे हमारी पंक्ति में लिखा हुआ है कि पक्षियों की पंखों पर तिरता है। तो ये जो खुशबू है, सुगंध है, वो कैसे आती है? मैंने अभी आपको बताया था कि पक्षियों के पंखों के माध्यम से। पंखों यानी पंख उनके, ठीक है। तो उनके पंखों पर वो बैठ जाती है, उनके पंखों पर वो रह जाती है और फिर तैरते हुए हमारे तक पहुंच जाती है, या हमारी सुगंध दूसरे देश तक पहुंच जाती है। और फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि बादल में से जो भाप का पानी गिरता है, ठीक है, भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पहले तो वो भाप है ना, एक धुएं के रूप में, लेकिन उसके अंदर तो पानी है। जब वो बादल के अंदर बहुत सारा जमा हो जाता है और वो फूटता है तो फिर वो पानी के रूप में जो है नीचे गिरता है। इसलिए यही बोला गया है कि एक देश का पानी दूसरे देश में गिरता है। कौन सा पानी? भाप का पानी। किसके माध्यम से? बादल के माध्यम से। यानी कि एक देश का बादल हमारे देश में उड़कर आया और हमारे देश का बादल दूसरे देश में उड़ के गया, तो हम दोनों एक दूसरे के देश को क्या दे देते हैं? अपने देश का पानी बरसा देते हैं वहां पे, है ना। तो और ये कौन करता है? ये किसके माध्यम से होता है? बादल के माध्यम से। तो यहाँ पर जो यही है बच्चों, आपको भगवान के डाकिए में अब यहाँ पर हमारी ये पंक्तियाँ जो है ख़त्म होती हैं। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने यही बताया है, ये बताना चाहा है कि हम लोगों के बीच में भले ही कितनी ही दूरियां हैं एक देश की दूसरे देश से, और चाहे वो जो है एक देश के दूसरे देश के रास्ते को लेकर हो, चाहे मन को लेकर हो, चाहे विचारों को लेकर हो, चाहे एक दूसरे की पसंद, सोच, विचार, इन सब को लेकर हो, किसी भी तरीके से दूरी हो, लेकिन ये जो पक्षी है और ये जो बादल हैं इस दूरी को ख़त्म करते हैं। और जो है इन पर कोई जोर नहीं है, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। ये भगवान ने जैसे जिस रूप में इनको भेजा था, जिस तरीके से इनको आज़ाद भेजा था, ये ऐसे ही आज़ाद हैं। और आज़ादी के साथ जो है एक देश से दूसरे देश को जोड़ते हैं, एक देश से दूसरे देश की चीज़ों को जोड़ते हैं, उनको उस चीज़ का अनुभव देते हैं। पानी, जैसे कि बादल के सहारे पानी, बारिश, ठीक है, और पक्षियों के सहारे सुगंध उस देश की। तो यही हमें सिखाया भी जा रहा है इसके माध्यम से कि ऐसा ही हमारे मन में भी होना चाहिए। भले ही हमारे लिए सरहदें हैं और ये ज़रूरी है एक देश से दूसरी देश की सीमा को अलग करने के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम दूसरे देश के साथ जो है अच्छे व्यवहार ना करें, या दूसरा देश हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे। हमें भी जैसे जो पक्षी और बादल किसी भी सरहद को नहीं मानते हैं और जो है सबके लिए एक समान है, उसी तरीके से हमें भी होना चाहिए सबके लिए एक समान। अगर हम सभी लोग, सभी इंसान एक दूसरे के लिए एक समान हो जाएंगे तो जो झगड़े हैं, जो परेशानियां हैं ना दुनिया में बच्चों, वो होगी ही नहीं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए, कभी भी किसी से आपको जो है जेलस नहीं होना है, यानी कि ईर्ष्या नहीं करनी है। कभी भी जो है एक दूसरे से बिना बात के झगड़ा नहीं करना है। और झगड़ा भी ऐसा नहीं, जो छोटी मोटी नोकझोंक होती है प्यार वाली, वो अलग बात है, लेकिन जो है आपने किसी भी सामान को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर जो है झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे से लालच नहीं करना है। यही सब जो चीज़ें हैं जो बच्चों एक दूसरे से हमें अलग करती हैं, इन्हीं वजह से तो हम जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, चाहे वो देश के अंदर के लोग हों आपस में, चाहे दूसरे देश के लोग हों। तो ये हमें, अगर हम ये सब गलत चीज़ें, जो गलत भाव हमारे अंदर आते हैं वो नहीं रखेंगे, तो जो है गलत चीज़ें भी नहीं होंगी और दुनिया में जो है शांति और सुख बना रहेगा। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है आपको समझ में आया होगा इसमें। और आप भी जो है आज अपने घर पर सबको बताइएगा कि भगवान के डाकिए
कौन होते हैं और किस तरीके से वो जो है डाकिए का काम करते हैं, किस तरीके की उनकी चिट्ठियां होती है, किस तरीके के उनके संदेश होते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये हो गया यहाँ पर हमारा। अब जो है बच्चों देखिए, भगवान के डाकिए से पहले जो पेज है आपका, उस पर लिखा हुआ है चिट्ठियां, है ना, चिट्ठियां लिखा हुआ है। तो ये जो चिट्ठियां लिखा हुआ है ये हम पढ़ेंगे। इसमें आपको लिखा हुआ है केवल पढ़ने के लिए, यानी यहाँ पर आपको कोई अभ्यास कार्य नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ ये पढ़ने के लिए है। और इसमें क्या बताया गया है वो हम समझते हैं। ये चिट्ठियां जो है ये लिखा हुआ है, ये पंक्तियां लिखी हुई हैं राम दरश मिश्र जी ने। ठीक है, ये भी आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें लिखा हुआ है, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां। लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां। लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती है। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती है। तो क्या बोला है इसमें? इसमें बोला हुआ है कि लेटर बॉक्स, चिट्ठियां हम कहाँ डालते हैं बच्चों? आप तो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, तो आप लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि चिट्ठियां कहाँ डाली जाती हैं। तो चिट्ठियां जो है वो लेटर बॉक्स में डाली जाती है। लेटर बॉक्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लेटर यानी चिट्ठी, बॉक्स यानी जिसके अंदर लेटर हो, तो इसलिए वहाँ पर डाली जाती है। फिर वहाँ से जो है पोस्ट मैन वगैरह जो है वहाँ से निकालते हैं उनको, और फिर उस पते के आधार पर उन्हें छांटते हैं और इधर उधर भेजते हैं। तो लेटर बॉक्स में बहुत सारी चिट्ठियाँ होती है। अनंत, अनंत क्यों बोला गया है? क्योंकि आप उसको देख के गिनती नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ होती है, तो इसलिए बहुत सी चिट्ठियाँ जो है, अनंत जिसका अंत नहीं है, इतनी चिट्ठियाँ आती रहती है। लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ पड़ती रहती है, रोज कोई ना कोई चिट्ठी डालता है, तो इसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ होती है। और उस चिट्ठियों के अंदर क्या होता है? सुख दुख ही तो होता है ना। चिट्ठियों के अंदर हम क्या लिखते हैं? या तो हमारा सुख होगा या हमारा दुख होगा, दो ही चीजें तो होती है ना। या तो हम खुश होते हैं या खुश नहीं होते हैं, तो इस तरह की ही चीजें उसमें होती हैं। तो जितनी चिट्ठियां उतने ही सुख दुख, तो इसलिए अनंत चिट्ठियां हैं तो अनंत सुख दुख भी हुए ना उसमें, तो ये सब होता है। लेकिन कोई, इतनी सारी चिट्ठियां होती है लेटर बॉक्स के अंदर, बहुत सारी चिट्ठियां होती है, लेकिन वो एक दूसरे से बोलती नहीं है। क्या चिट्ठियां बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती ना। हाँ, चिट्ठियों में हमारी लिखावट बोलती है दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन चिट्ठियां एक दूसरे से नहीं बोलती। उसमें पड़ी होती हैं, उसमें बहुत सारे संदेश भी लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से नहीं बोलती हैं। वो बस अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती हैं, यानी कि उनकी मंजिल जहाँ जिस चिट्ठी का पता है, जिस चिट्ठी को जिसके लिए लिखा गया है, उसके एड्रेस पर, पते पर पहुंचने का वो इंतजार करती है। ठीक है, और जो है आगे देखिए क्या लिखा है, कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना ना रोना। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना ना रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियां हो गए हैं? अब इसमें आपको क्या लिखा है बच्चों, देखो। अब इसमें बोला गया है कि ये चिट्ठियां जो है एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे से बोलती नहीं है, बस इंतजार करती है अपनी मंजिल पर पहुंचने का। तो ये कैसा साथ है भाई? एक साथ है इतनी सारी चिट्ठियां, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे से बोलती भी नहीं और एक दूसरे के साथ ना हंसती है ना रोती है। ऐसा कैसे भाई? जब कोई दो लोग साथ में होते हैं या कई लोग साथ में होते हैं, तो आपस में बात करते हैं, आपस में हंसते हैं, रोते हैं। अगर हंसी की बात है हंसते हैं, रोने की बात है तो रोते हैं। लेकिन ये कैसा साथ है भाई कि जहाँ पर इतने सारे साथ होने के बाद भी जो है आपस में कुछ नहीं हो रहा, आपस में कोई जो है बात नहीं हो रही है, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा है ना। तो जो है फिर बोला गया, क्या हम भी ये लेटर बॉक्स की चिट्ठियां जैसे ही हो गए हैं? हम यानी इंसान, लोग। तो इसमें देखिए, अब चिट्ठियां तो बच्चों नहीं बोलती ना, तो चिट्ठियों की तो कोई गलती नहीं है, वो कोई सजीव तो है नहीं, है ना, वो कोई जीवित चीज तो है नहीं, तो वो कैसे बोलेगी? तो लेकिन हमें चिट्ठियों के माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि आजकल लोग भी यही करते हैं। आजकल लोग, जबकि बहुत ज्यादा आसान हो गया है एक दूसरे से जुड़ना, उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते बोलते नहीं है। जबकि इससे पहले तो जब चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था, सिर्फ इंटरनेट नहीं था, तब लोग एक दूसरे से ज्यादा बोल लिया करते थे। लेकिन आज देखिए सब अपने में मग्न है, कोई अपना, ठीक है अपनी चीजें करनी चाहिए, अपनी हॉबीज को करना चाहिए, पूरा सब कुछ करना चाहिए, मजे लेने चाहिए दुनिया के और अपने अच्छी चीजों के, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है अपने अपनों से या अपने दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से जो है बातें कम कर दें या खत्म कर दें। लेकिन आजकल ऐसा होता है,
हम लोग ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक है, या फिर जो है अपनी किसी इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है बच्चों, जहाँ पर बड़े बड़े घर हैं वहाँ पर घर के लोग ही एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कई दिन ऐसा होता है कि बस एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के साथ खाना खाना वगैरह खाया या नहीं खाया, अपने अपने कमरे में खाया और बस जो है उसके बाद सोने चले गए। कई दिन हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब आपने कई बार पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यही आपको समझाया गया है इसमें कि ऐसा नहीं होना है। लोग ऐसे ही होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने में सिमटते जा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने प्यारों को और जो है उनसे जुड़े हुए लोगों को जो है भूलते जा रहे हैं या उनको जो है उनसे कम जुड़ने लगे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ हंसना बोलना चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, ठीक है। तो यही हमें इसमें बताया गया था और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने अध्याय 5 में 2 प्रश्न ऐसे पढ़े थे जिसमें आपको भगवान के डाकिए और ये जो चिट्ठियां हमने अभी पढ़ा, इनमें से आपको जो है सहायता लेकर उन प्रश्नों को पूरा करना है, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि इसके बारे में जो है आप करोगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपके वो जो 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न में आपको लिखा हुआ है कि आपको चिट्ठियां जो है ये पढ़ना है और इसके माध्यम से आपको एक लेख तैयार करना है, और एक भगवान के डाकिए को लेकर भी जो है एक प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है आपने इनको समझते हुए करना है। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि प्रश्न क्या था। आप देखिए, अपना पेज पलट के आप देख सकते हैं, पेज नंबर 28 पर आपको अनुमान और कल्पना में दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए, ठीक है। तो आपको भगवान, हमने यही पढ़ा है ना भगवान के डाकिए में कि पक्षी और बादल जो है वो एक डाकिए की तरह है। तो मैंने आपको काफी कुछ समझाया उसमें, वो सब भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो वो आपको लिखना है, लेख तैयार करना है उसके लिए, ठीक है। आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे इसको। और उसके बाद एक प्रश्न है 4 नंबर पर, देखिए अनुमान और कल्पना में ही कि केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदर्श मिश्र की कविता चिट्ठियां ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है, पत्र के पते की तरह। और क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें, यही सारी, ये जो आपको प्रश्न दिया है इसी के हिसाब से आपको विचार विमर्श करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर पे लोगों के साथ, जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ ये कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी आपस में जो आपके विचार है उनको प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा बच्चों। अब हम जो है अगले लेक्चर में मिलेंगे और भगवान के डाकिए के जो भी अभ्यास है वो सब करेंगे, और जो भी उसमें शब्दार्थ वगैरह दिए होंगे उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या करना है इसमें, आपको गृह कार्य में जो है आप देखिएगा, आपको जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ना पीछे सबसे अंत में, ठीक है, अभ्यास के बाद अंत में दिए हुए हैं 33 नंबर पेज पर, तो वो आपको करना है, ठीक है। गृह कार्य अपनी कॉपी में हिंदी की शब्दार्थ, ठीक है, ये कर लीजिएगा। फिर मैं आपसे जब मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब मैं आपको समझा भी दूंगी ये सारे शब्दार्थ, और तब तक आप इसको करिएगा पढ़ के अच्छे से, और जो भी बताया कर लीजिएगा क्योंकि चेक होगा, और कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा और अपने आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा।